Hello students, today we will be discussing about the polynomial chapter of class 10th. So let's start the polynomial chapter. Polynomial. Look, first of all हमें ये पता होना चाहिए कि polynomial का मतलब क्या होता है. When we talk about polynomial, तो polynomial is an algebraic expression. What is a polynomial? Polynomial is an algebraic expression. Now what do we mean by expression? सबसे पहले ना हमें expression का मतलब पता होना चाहिए कि expression word का मतलब क्या है. देखिए यहाँ पे दो terms होती है, एक होता है expression and एक होता है equation. Like when I wrote it as 2x square plus 3x plus 5 and I wrote it as 2x square plus 3x plus 5 is equal to 0. अब इन दोनों में ना एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है? यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 आ रहा है. जब इक्वल्स टू 0 आता है देन इट बिकम्स एन इक्वेशन एंड इफ देयर इज नो इक्वल टू साइन तो इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन. क्या कहते हैं हम? एक्सप्रेशन. नाउ यहाँ पर एक और वर्ड भी आ रहा है, एल्जेब्रा. व्हाट डू वी मीन बाय एल्जेब्रा? एल्जेब्रा का मतलब क्या होता है? तो एल्जेब्रा मतलब जिसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो. वो दो चीजें क्या हैं? द फर्स्ट इज कांस्टेंट एंड द सेकंड इज वेरिएबल. भाई हमें ना इनका मतलब पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस समथिंग whose value is fixed. जिसकी वैल्यू फिक्स है यानी वो कभी चेंज नहीं होने वाली. जैसे हमने कहा 5, भाई 5 की वैल्यू क्या कभी 6 हो सकती है, कभी 7 हो सकती है? नहीं, इट इज फिक्स. सिमिलरली 8, इट इज फिक्स. -2, इट इज फिक्स. बट व्हेन वी टॉक अबाउट वेरिएबल, लेट्स सपोज x. क्या आपको x की वैल्यू पता है? कभी x की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 2 आती है, किसी क्वेश्चन में 0 आती है, किसी क्वेश्चन में 7 आती है. रुको, ओके. तो x की वैल्यू फिक्स नहीं है, इट्स वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग. Similarly y, similarly z, they are known as variable. Now when we talk about an algebraic expression is a combination of constant and variable terms. Algebraic expression is a combination of constant and variable terms. जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो उसे हम कहलाएंगे, तो that will be known as algebraic expression. जैसा हमने ये डिस्कस किया, यहां पर हमारे पास कुछ कांस्टेंट टर्म है, जैसे 2 इज अ कांस्टेंट नंबर, 3 इज अ कांस्टेंट नंबर, 5 इज अ कांस्टेंट नंबर एंड वी आर हैविंग अ वेरिएबल एज वेल. यहां पर हमारे पास एक वेरिएबल भी है. भाई वेरिएबल क्या है? x. यहां पर वेरिएबल क्या है? x. तो हमारे पास एक वेरिएबल है दैट इज x और हमारे पास कांस्टेंट नंबर है 2, 3 एंड 5. तो हम जब पॉलिनोमियल की बात करते हैं हम समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है. तो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नाउ व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जिसमें कांस्टेंट टर्म्स भी हो और वेरिएबल्स भी हो, दैट इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड दिस इज एन इक्वेशन. सो सबसे पहले हमें ये क्लियर हुआ कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कांस्टेंट टर्म्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होती हैं. नाउ मूविंग फर्दर, we'll discuss about the types of polynomial. It is very important topic. When we talk about types of polynomial, before starting this topic we must be aware of a term which is known as degree. Now what is degree? अब हमें पता होना चाहिए डिग्री क्या है. तो डिग्री की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो डिग्री इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in an, not in an, we can say in a polynomial. Like if we take an example, let's suppose we are having a polynomial px is equal to 5x raised to the power 2 minus 7x plus 3. तो भाई यहां पर सबसे पहले we need to identify वेरिएबल क्या है. तो हमें दिख रहा है यहां पर वेरिएबल है x. क्या वेरिएबल है? x.
अब हमें ढूंढना है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है। भाई मुझे दिख रहा है कि जो ये x है यहां पर इसकी पावर 1 है और यहां पर इसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। सिमिलरली कंसीडर अनदर पॉलिनोमियल, मान लीजिए एक और पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 7x की पावर 6 माइनस 16x की पावर 8 प्लस 22। नाउ if we talk about what will be the degree of this polynomial, so the degree of this polynomial will be the highest power of the variable. Now what is the variable here? The variable is x. Now what is the highest power of x? Here the power was 6 but yahan par power kitna hai 8, so the degree of this polynomial is 8. Now on the basis of the degree, here we can write the degree is 8. Now on the basis of the degree we have divided the polynomial in different types. Now we'll be discussing about the types of polynomial. So let's begin the topic. Let's begin the type of polynomial. We'll begin with the first one. इसे शॉर्ट में कवर करेंगे बिकॉज ये 9th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, लेकिन आपको पता होना चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल गाइस, व्हेन वी टॉक अबाउट लीनियर पॉलिनोमियल तो ये वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री कितनी होती है 1, जिनकी डिग्री होती है 1। सिमिलरली वी टॉक अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री होती है 2 एंड व्हेन द डिग्री इज 3 तो हम उन पॉलिनोमियल्स को नाम देते हैं, बताइए क्या नाम देते हैं। हियर द डिग्री विल बी 2। इफ द डिग्री इज 3 तो हम उसे नाम देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। इफ यू कंसीडर सम एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ देम, तो लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हम लिख सकते हैं दैट px इक्वल्स 5x प्लस 3। भाई यहां पर x की पावर कितनी आ रही है 1 आ रही है, पावर 1 आ रही है, तो दैट मींस इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, यहां पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी आ रही है 2, तो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। सिमिलरली कंसीडर करिए एक पॉलिनोमियल है, इस बार वेरिएबल दूसरा ले लेते हैं, हर बार x थोड़ा ना आएगा, मान लेते हैं वेरिएबल y है, तो इस बार जो डिग्री बनेगी दैट विल बी 3y क्यूब प्लस 3y माइनस 17। तो y की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, y की हाईएस्ट पावर आ रही है 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 3, तो दैट मींस ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, हम मोस्टली डिस्कस करेंगे अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी हम ऐसे पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी जो डिग्री है वो कितनी होती है 2 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए जब भी हम एक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं ना, इससे एक जुड़ा हुआ बहुत बार एक वर्ड यूज होता है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम अभी जीरोस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, हमने डिस्कस किया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होगी 2, यानी उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है ना उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो होगी 2। तो मान लेते हैं एक जनरल पॉलिनोमियल की बात करें तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल पॉलिनोमियल हमें पता होना चाहिए। अगर हम कंपेयर करें, मान लीजिए हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं विच इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 17। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर a की वैल्यू है -3, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 5, and what is the value of c? The value of c is -17. The value of c is -17. Similarly, हमें अभी चैप्टर में आगे जाकर ये a, b and c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब हम कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता होना चाहिए। तो what is a? A is the coefficient of x square. A is the coefficient of x square. Now what is b? B is the coefficient of x. B is the coefficient of x. And what is c? C is the constant term. आपको इनके साथ में जो साइंस कंसीडर हो रहे हैं, जो साइंस है वो भी कंसीडर करने हैं। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर के साथ भाई 3 है, 3 से पहले नेगेटिव आ रहा है तो आपको नेगेटिव भी कंसीडर करना है। नाउ
व्हेन वी टॉक अबाउट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, कंसीडर इट 10, let's suppose it 15. now हमें ना x की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो मैं यहां पर पुट करूं, x की जगह मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करूं और मेरा आंसर 0 आ जाए। अब सोचिए ऐसी क्या वैल्यूज हो सकती हैं, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हम अलग अलग पॉलिनोमियल्स की जीरोस फाइंड करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो व्हाट इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? जीरो मतलब मैं x की एक ऐसी वैल्यू निकालना चाहता हूं जो मैं इसके अंदर पुट करूं और मेरा आंसर कितना आ जाए, मेरा आंसर आ जाए 0, ठीक है। इसे थोड़ा सा अगर हम चेंज करने की कोशिश करें अपने साइड से, तो हम इसे 15 बना लेते हैं, तो थोड़ा सा हमारे लिए बेटर रहेगा जब हम थोड़ी देर बाद इसके जीरोस निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या जीरोस ग्राफ से भी निकाले जा सकते हैं? तो द आंसर इज यस, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विल कम बैक टू दिस टॉपिक, बट बिफोर दैट विल डिस्कस that how to find the zeros of the polynomial using graph. zeros of polynomial using graph. तो व्हाट वी हैव टू डू, जब भी हमें ये कहा जा रहा है कि हमें जीरोस फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल के यूजिंग ग्राफ, तो हमें देखना है द नंबर ऑफ टाइम्स, वी कैन से दैट zeros of polynomial is equal to the number of times the graph touches x एक्सिस। क्या मतलब है कि भाई जो ग्राफ है ना, वो x एक्सिस को जितनी बार टच कर रहा है उतने जीरोस होंगे। मान लीजिए आपको ना ग्राफ दे देते हैं एग्जाम के अंदर, ये x एक्सिस है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज x एक्सिस एंड दिस वर्टिकल लाइन इज नोन एज y एक्सिस। मान लीजिए कि आपको ना एग्जाम में ना एक ऐसा ग्राफ दे दिया गया, समथिंग लाइक दिस, एंड दे आर आस्किंग यू कि फाइंड करो इसमें ना कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो इस भाई डेफिनेशन को पढ़ो जरा, zeros of a polynomial is equal to the number of times the graph touches the x-axis, not y-axis, the x-axis। अब ये जो ग्राफ बना, देखिए x-axis को कितनी बार टच कर रहा है, ये x-axis को कितनी बार टच कर रहा है। मैंने कहा पहली बार यहां टच करा 1 2 3 4, तो जो ये ग्राफ है ये x-axis को 4 बार टच कर रहा है, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे। तो वी कैन से नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4। नाउ इसी तरीके से मान लीजिए इफ यू ड्रॉ अनदर ग्राफ, yeah, so let's suppose this is first, we can shift it to the corner, yeah। So now moving to the second, again this is y-axis, the vertical line is y-axis, the horizontal line is x-axis. If you drew a graph and it looks something like this, it ended here. So now if I want to find the number of zeros for this graph, भाई मुझे पता लगाना है कि ना इस ग्राफ में कितने जीरोस हैं, तो मैंने कहा भाई ये ना यहाँ पर एक बार टच करा है, अरे नहीं ये तो y एक्सिस है, हमें y एक्सिस नहीं चेक करना होता, क्या चेक करना होता है, x एक्सिस चेक करना होता है। तो भाई x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 2 बार। तो फॉर दिस ग्राफ the number of zeros will be equal to 2, नाउ एक और ग्राफ को डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ग्राफ डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि हमें ना एक ऐसा ग्राफ मिल गया, y एक्सिस, x एक्सिस, we have to mention this as well, y axis, x axis। now let's suppose when I draw the graph, I draw a line like this। अब आप बताइए इसके कितने जीरोस होंगे। भाई हमने कहा द नंबर ऑफ जीरोस इज गिवन बाय द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस, की ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा उतने जीरोस होंगे। अब मुझे बताओ क्या ये जो ग्राफ है, जो व्हाइट लाइन है, क्या ये एक्स एक्सिस को एक भी बार टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा भाई।
तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हैं, जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जीरो, कि इसका कोई जीरो नहीं है, यानी आपको x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो आप यहां पुट करो तो आंसर कितना आ जाए, जीरो आ जाए। तो अब इसी के बेसिस पर हमारी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज जो पॉलिनोमियल चैप्टर की है वो बेस्ड है। अब आप वो ट्राई कर सकते हैं, आपने कंसेप्ट पढ़ा है, आप एक बार वो क्वेश्चंस ट्राई करिए, वो बहुत जल्दी हो जाएंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इंटरसेक्ट नहीं, टच भी करेगा तो यू हैव टू काउंट दैट। तो जैसे यहाँ पर देखा हमने 4 टाइम्स ये टच करा था, 1 2 3 एंड 4, तो वी सेड देयर आर 4 zeros, here we have written it, there are 4 zeros, here it was touching only 2 times, here it was touching only 2 times, तो हमने कहा इसके सिर्फ 2 zeros हैं। here the graph is not touching the x-axis at a single time even, तो हमने कहा इसके कितने zeros हैं, इसके 0 zeros हैं, इसमें कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम ग्राफ के बेसिस पर ये फाइंड कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ zeros हैं। yes, so this is about the graph and the number of zeros. Now we'll come back to the topic quadratic polynomial. अब हमने कहा कि quadratic polynomial जो है ना, इसके 2 zeros होंगे। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस किया कि आज क्या डिस्कस किया कि जितनी डिग्री है उतने ही zeros होंगे। अभी अभी हम डिस्कस कर आए पीछे कि भाई जितनी डिग्री है उतने zeros होंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है, 2। अगर डिग्री 2 है तो इसके जीरोस भी 2 होंगे, जीरोस 2 होंगे, यानी ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करना चाहिए, ये एक्स एक्सिस को 2 बार टच करना चाहिए। तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, विल बी डिस्कसिंग, विल अगेन डिस्कस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लीजिए कि बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करें अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो हमने कहा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द जनरल फॉर्म कैन बी रिटन एज ax square plus bx plus c sorry, it can be written as ax square plus bx plus c। यहां पर हम a जानते हैं, a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, c is the constant term। मैंने कहा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर मैं आपसे पूछ लूं इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसमें कितने जीरोस होंगे, तो आप बोलेंगे कितने जीरोस होंगे सर, 2 जीरोस होंगे, डिग्री 2 तो 2 जीरोस। अच्छा अगर 2 जीरोस होंगे तो मैंने कहा इसका ना एक बार ग्राफ बनाकर दिखाओ अगर 2 जीरोस हैं तो आपने कहा सर देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और क्योंकि इसमें 2 जीरोस होने वाले हैं, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, एंड क्योंकि वी हैव डिस्कस दैट इसमें 2 जीरोस होने वाले हैं, तो द ग्राफ विल समथिंग अपीयर लाइक दिस, द ग्राफ विल समथिंग अपीयर लाइक दिस। नाउ व्हाट डू वी कॉल दिस शेप, हम इस शेप को क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दिस शेप इज नोन एज पैराबोला, दिस शेप इज नोन एज पैराबोला। आपसे ना एमसीक्यू में पूछा जाएगा बोर्ड्स में, आपसे कहेंगे कि what type of graph is formed by the quadratic polynomial, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह का ग्राफ बनाता है। तो हमें याद रखना है, क्या याद रखना है, कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका ग्राफ किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। नाउ व्हाट इज पैराबोला, पैराबोला इज यू शेप। अब ये यू ऊपर भी हो सकता है, ये यू नीचे भी हो सकता है, जैसे यहां पर मैंने बनाया द यू इज ओपनिंग अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा यहां से, क्या क्वेश्चन आएगा उसको ध्यान से, बहुत ध्यान से समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देख लीजिए, मान लीजिए ये y एक्सिस है, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस। तो अगर मैं यहां पर एक और पैराबोला बनाऊं, तो ये नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, ये ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। नाउ व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क, वो आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, मान लो कि आपके पास 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और गिवन है -3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12। तो हमसे क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि आप बताओ कि ये जो पैराबोला है ना, ये ऐसे ओपन अपवर्ड होगा, दिस इज ओपन अपवर्ड, दिस इज ओपन अपवर्ड। भाई इसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ ओपन हो रखा है ना,
So this is open upward and this is open downward. This is open downward. तो हमें कैसे, सिर्फ क्या भाई मैं बार बार एग्जाम में क्या मैं यहाँ पर ग्राफ बनाने सीखे, आपने तो ग्राफ सीखा भी नहीं होगा कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो सिर्फ पॉलिनोमियल को देखकर हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो उसका ग्राफ बनने वाला है, जो पैराबोला बनने वाला है, ओपन अपवर्ड है डाउनवर्ड है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मींस द वैल्यू ऑफ ए। इफ द वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन जीरो, भाई लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है, लेस देन जीरो का मतलब होता है जो वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव है कैसी है, नेगेटिव है। तो पैराबोला कैसा होगा, ओपन डाउनवर्ड। एंड इफ द वैल्यू ऑफ ए, दैट मीन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इफ इट इज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है, ये पॉजिटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पैराबोला ओपन अपवर्ड होगा। अब जरा फटाफट से देखो ये दोनों पॉलिनोमियल को और सोचो, मुझे बताओ कि आप जो है ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जो पैराबोला बनेगा वो ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा, ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा। ध्यान से देख लीजिए। तो देखते हैं यहां पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यानी जो ए है ये पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है यानी भाई जीरो से बड़ा है, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो देन द पैराबोला विल बी ओपन अपवर्ड, विल बी ओपन upward. Similarly, here the value of a is negative, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, और भाई जब वो नेगेटिव होता है तो क्या होता है, ओपन डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, तो दैट विल बी ओपन डाउनवर्ड। इस तरीके से 2 मार्क में बहुत बार ये क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए। Now if we move to the next topic, the next topic is to the next exercise which is exercise 2.2. Now हमें ना हमारे पास ना भाई एग्जाम में भी और इस एक्सरसाइज में भी हमें ना 2 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या मिलेगा, आपको ना एक पॉलिनोमियल गिवन होगा, और क्या कहेगा, कहेगा इसके जीरोस निकालो, जीरोस आपको फाइंड करने पड़ेंगे, टू फाइंड, एंड ये गिवन होगा। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा आएगा, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको जो चीज गिवन होगी वो होगा जीरोस, और आपको जो फाइंड करना होगा टू फाइंड वो होगा पॉलिनोमियल। अब भाई क्या कह रहा है, कह रहा है एक बार आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा और आपको कहेंगे जीरोस फाइंड करो, एक बार आपको जीरोस गिवन होंगे और आपको कहेंगे पॉलिनोमियल फाइंड करो। ये दोनों ही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान से देखेंगे और याद रखेंगे कि जब हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो भाई हम यूज करने वाले हैं मिडल टर्म स्प्लिट जीरोस फाइंड करने के लिए। मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम 8th क्लास से सीखते आ रहे हैं, और अगर हमें जीरोस गिवन है और हमें पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं तो भाई हमें यहां पर यूज करना है एक सिंपल सा फॉर्मूला, px इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यहाँ पर s का मतलब क्या है, p का मतलब क्या है, हम बहुत जल्दी समझ लेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद कर रखेंगे, s है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, एंड p का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस आपको गिवन होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं, तो आपको दोनों जीरोस गिवन होंगे या डायरेक्ट आपको सम और प्रोडक्ट गिवन होगा, आपको सिर्फ यहाँ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। ये टाइप के क्वेश्चन बेसिकली बहुत इजी रहते हैं, इजी ये भी है, अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल वी विल बिगिन विद द टॉपिक कि वी आर गिवन विद द पॉलिनोमियल एंड वी नीड टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय यूजिंग द middle term splitting. Consider a question, let's suppose the question is find the zeros of the polynomial, consider the first
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, जो अभी हमने लास्ट में छोड़ा था कि हमें एक ऐसी वैल्यूज निकालनी है x की जो यहाँ पुट करें और आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो वी आर कंसीडरिंग द वेरी फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए क्या करना है, जिन्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है, देखिए आपको ना यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी a और कोफिशिएंट ऑफ द कांस्टेंट टर्म यानी c, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 10 कितना आ गया, 10। जो भी ये नंबर आ रहा है आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। आपने 2 से किया 5, आपने 5 से किया 1, तो आपको दो नंबर मिले 2 एंड 5। ठीक है, आपको इन दोनों नंबर्स का यूज करना है। बेसिकली ये 2 एंड 5 क्या है, ये इनके फैक्टर्स हैं। अच्छा, फैक्टर दो और हो सकते हैं, दो हिडन फैक्टर्स भी होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा ये बात। ये दो फैक्टर तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिट, हमें फैक्टराइजेशन करके मिल गए, लेकिन दो फैक्टर और भी हैं जो हमेशा छुपे रहेंगे। व्हाट आर दीज फैक्टर? द नंबर इटसेल्फ एंड 1, द नंबर इटसेल्फ एंड 1, ये भी दो फैक्टर होते हैं। काफी सारे आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ जो नंबर्स बन रहे हैं ना, उनसे हम आगे का प्रोसेस कर नहीं पाएंगे। तो विल चेक कि क्या हम वो जो नंबर इटसेल्फ और 1 है क्या उससे कर सकते हैं, तो ऐसे भी हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। बट राइट नाउ वी हैव 2 एंड 5, और हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। हमने फर्स्ट स्टेप क्या करा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब जो भी रिजल्ट आया, 10 रिजल्ट आया, हमने 10 की फैक्टराइजेशन करी और 10 की फैक्टराइजेशन करके दो ऐसे नंबर निकाले 2 और 5। अब हमें क्या करना है, हमें इनका यूज करके एक ऐसा पेयर है, ये इट इज ऑलरेडी अ पेयर, हमें इस पेयर को या तो प्लस करना है या माइनस करना है, एंड ये सेंटर वाली टर्म फॉर्म करनी है। अब मुझे बताइए 2 और 5 को प्लस करूं या माइनस करूं कि 7 आ जाए? भाई प्लस करना पड़ेगा, तो आई कैन राइट इट एज 2x एंड 5x। वाई x? बिकॉज यहाँ पर इनके साथ x भी एसोसिएट है, तो वी हैव टू यूज द x एज वेल। तो दैट विल बिकम एक्स स्क्वायर, और मैं 7x की जगह, भाई 7x को मैंने तोड़ दिया, बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दिया, मिडल टर्म स्प्लिट, यानी बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना, तोड़ना। तो दैट विल बी 2x प्लस 5x प्लस 10। अब इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखिए, क्या हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल, वी कैन टेक x कॉमन। x कॉमन क्या बचा? x। x स्क्वायर में से x चला गया, क्या बचा? x प्लस 2x में से x चला गया, बचा 2। सिमिलरली इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 5। दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 चला गया, बचा x। 5 के टेबल में 10 कितने पे आता है? 2 पे। गाइस दिस टर्म एंड दिस टर्म विल ऑलवेज बी सेम, हमेशा सेम बनेगी जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं, दे विल ऑलवेज फॉर्म द सेम टर्म्स। सो x प्लस 2 दोनों के पास है, आई टुक x प्लस 2 कॉमन एंड दिस विल बिकम x प्लस 5, x प्लस 5। इतना करने के बाद क्या करना है, दोनों को 0 के इक्वल रख देना है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ प्लस का है, वहां जाएगा माइनस, 5 यहाँ प्लस का है, वहां जाएगा माइनस। तो ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं, दे आर नोन एज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इन्हें क्या कहा जाता है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आप कोई भी एक वैल्यू पिक करिए और पुट कर चेक करिए क्या जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप यहाँ चलिए फटाफट यहाँ पे देखते हैं, बहुत जल्दी जल्दी स्टेप करेंगे वाला। x की जगह -2 रखते हैं, -2 का स्क्वायर, फिर 7 इंटू एक्स अगेन -2 प्लस 10। देखिए नेगेटिव नंबर है, ऊपर स्क्वायर हो रहा है, पावर पॉजिटिव आ जाएगा 4। सिमिलरली 7 2 जा 14 एंड प्लस 10, 4 प्लस 10 14 माइनस 14, रिजल्ट कितना आ गया? 0। तो बिल्कुल ये x की वो वैल्यूज हैं जो हम यहाँ पुट करेंगे, इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर नहीं रुकेगा, अभी वो आपसे आगे बोलेगा वेरिफिकेशन करो बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस, वो भी हम सीखेंगे। बट फिलहाल वो वाला स्टेप हम सीखेंगे, बट फिलहाल अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे लेकर चलें, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्वेश्चन आएगा, यानी मिडिल टर्म स्प्लिट, आप बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर रहे हो, यहाँ पे बीच वाली टर्म 7x थी, आपने इसे ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ आपके पॉलिनोमियल में सिर्फ दो टर्म्स हो, तो क्या करेंगे? अब ऐसे क्वेश्चन को भी हमें टैकल करना है, ध्यान से समझेंगे। दो टर्म्स हो तो क्या कर सकते हैं हम? अच्छा, दो टर्म्स कैसे हो सकते हैं? कंसीडर करो, दो पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं पहला पॉलिनोमियल है 16x स्क्वायर प्लस 8x एंड दूसरा पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 3। अब
ये दो तरीके के ऐसे पॉलिनोमियल मैंने लिखे जिसमें दो टर्म्स हैं। क्यों दो हैं देखो जरा, देखिए मान लीजिए दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं भाई या तो ये वाली टर्म गायब कर सकता हूं यहां से, जैसे यहाँ पे गायब हो गया सी। अच्छा सी ना गायब करें, सी को यहीं रहने दे, एक्स वाली टर्म गायब कर दें जैसे इसमें हो गया। तो हम दो ही तो बना सकते हैं। अब किसी के मन में आएगा कि सर आप ना एक काम करो, आप ना ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म गायब कर दो, फिर भी तो बन सकता है। अरे नहीं बन सकता, अगर एक्स स्क्वायर ही गायब कर दिया तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा? नहीं, फिर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो नहीं, दो ही पॉसिबिलिटी हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। ठीक है, नाउ मूविंग कि अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। देखिए बच्चों को ना मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब उनके पास डिग्री 3 वाला आता है, नहीं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा है, और डिग्री 2 मगर 3 टर्म्स वाला आता है, 3 टर्म्स वाला आता है, यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होती है, तो उन्हें लगता है कि अच्छा है, आसान है, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे। नो डाउट आसान है, लेकिन जैसे ही 2 टर्म्स आती है ना वो घबरा जाते हैं। नहीं, मैं आपको सच बताऊं ये उससे ज्यादा आसान है। देखो जरा कैसे, देखिए ये 2 टर्म्स हैं। द फर्स्ट स्टेप वी नीड टू ट्राई, क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? चाहे वो 3 टर्म वाला भी हो, हमें सबसे पहले यही कोशिश करनी होती है क्या कॉमन ले सकते हैं। अब देखो जरा, यहाँ पे 16x स्क्वायर और यहाँ पर 8x, हम जानते हैं दोनों ना 2 के टेबल में आते हैं, लेकिन क्या 2 से बड़ा भी कोई नंबर है? यस 4 है। क्या 4 से बड़ा भी कोई नंबर है? 8, दोनों 8 के टेबल में आते हैं, तो 8 कॉमन। दोनों के पास x है, x कॉमन। अब मुझे बताओ 8 के टेबल में 16 कितने पे आता है? 2 पे। x स्क्वायर में से एक x चला गया, क्या बचा? x प्लस 8 के टेबल में 8 कितने पे आता है? 1 पे। एक ही x था, x बाहर आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आप दोनों को ना 0 के इक्वल रख दो। 8x इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भाई 8 यहां मल्टीप्लाई में वहां जाएगा डिवाइड, बोलो 0 बाय 8 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 यहाँ प्लस का है वहां जाएगा माइनस, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाएगा डिवाइड। बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। वहां पर पहले हम क्या कर रहे हैं? पहले हम फर्स्ट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, फिर हम ऐसा पेयर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा हमने कॉमन लिया और वी गेट द आंसर। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये एज कंपेयर टू द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले क्वेश्चंस उनसे आसान रहते हैं, ये अपने माइंड में फिक्स रखना है हमें। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखो, मैंने यहाँ देखा और मुझे दिखाई दिया भाई यहाँ तो कॉमन भी नहीं आ रहा। अब कॉमन नहीं आ रहा तो क्या करें? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है कि अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखिए, फिर आपको ना यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में ना कभी बीच में प्लस नहीं होगा, जिसमें यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है बीच में प्लस नहीं होगा हमेशा, ये फिक्स है। ठीक है, अब मुझे बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं कहा सर देखो, आप बोल रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाओ, बना लेते हैं, लेकिन ये तो एक्स स्क्वायर है, और लेकिन 3 किसी का स्क्वायर भी नहीं होता। मान लो यहाँ पे 9 होता तो मैं 9 को लिख लेता 3 का स्क्वायर, लेकिन 3 तो किसी का स्क्वायर भी नहीं है। जब कोई ऐसा नंबर मिले जो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो क्या करना है? उस नंबर पे लगाना है रूट और लगा देना है स्क्वायर। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, रिजल्ट कितना आ जाएगा? 3। तो मैथमेटिकली कोई गलती भी नहीं है। तो जब भी वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो, व्हाट वी विल बी डूइंग, हम उस नंबर के ऊपर रूट लगाएंगे और ऊपर क्या लगा देंगे? स्क्वायर। अब देखो ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहां पर ए की वैल्यू क्या है? यहां पर ए की वैल्यू है एक्स और बी की वैल्यू है √3। पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे a प्लस बी मतलब x प्लस √3, a माइनस बी मतलब x माइनस √3, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। √3 यहाँ प्लस का है वहां जाएगा माइनस, √3 यहाँ माइनस का है वहां जाएगा प्लस, तो 2 जीरोस मिल गए। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें, वहां भाई इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, यहाँ हम उस मेहनत से बच रहे हैं, हमारा इजिली हो रहा है। तो ध्यान रखेंगे, जब हमारे पास 3 टर्म्स वाला एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, विल डू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 2 टर्म्स वाला आएगा तो पहले कोशिश करेंगे क्या कॉमन ले सकते हैं। कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कॉमन लेकर बात बनेगी। अगर कांस्टेंट टर्म गिवन है तो हमेशा आइडेंटिटी बनानी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए।
देखिए यहाँ पे अभी हमारा एक टॉपिक रह गया, क्या रहा, हमने ना यहाँ पर डिस्कस किया अबाउट द वे टू फाइंड द जीरोस। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया जीरोस फाइंड करना इनफ नहीं है, आपको यहाँ पर जब ये टॉपिक देगा तो इस टॉपिक के साथ में एक और टॉपिक भी देगा, कहेगा वेरीफाई द रिलेशन। नाउ हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करना सीखेंगे, बहुत ध्यान से सीखेंगे। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। देखिए कोफिशिएंट क्या है, ये जो अभी हमने ए बी सी निकालना सीखा, यहाँ पर हमने ये डिस्कस करा ए बी और सी, ये होते हैं कोफिशिएंट। ए कोफिशिएंट है, बी कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट है। अब हमें क्या करना है, हमें कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में ना एक रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। वो रिलेशनशिप क्या होता है ये समझेंगे, उससे पहले ध्यान रखो ये जो जीरोस आ रहे हैं, आप किसी को भी अल्फा कह दो, किसी को भी कह दो बीटा। अच्छा, अल्फा बीटा देख के घबराना नहीं है कि ये तो नई टर्म आ गई अल्फा बीटा, नहीं। ये जो अल्फा बीटा है ये सिर्फ सिंबल्स हैं। जैसे हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं हम साइंस में, तो हम हाइड्रोजन को डिनोट करते हैं एच से, ठीक है। अब एच का कुछ डिफरेंट मतलब थोड़ा ना है, इट इज जस्ट अ सिंबल फॉर हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली अल्फा एंड बीटा हैव नथिंग, डोंट हैव एनी मीनिंग, दे आर जस्ट सिंबल फॉर द जीरोस। तो ये अल्फा, ये बीटा। सिमिलरली देखो यहाँ भी दो जीरोस आए, मान लीजिए पहले वाला जीरो अल्फा, दूसरा जीरो बीटा। अच्छा, कोई इसको अल्फा कह देगा, इसको बीटा कह देगा, गलत हो जाएगा, नहीं, ठीक है। This is alpha, this is beta. So we have the zeros of the polynomial. Now how we are supposed to verify the relationship? Just have a look here. We need to verify two different relation. First is sum of zeros, and second is product of zeros. तो देखिए गाइस, जब हम सम की बात करेंगे, अब हम कह रहे हैं जो जीरोस हैं हम उन्हें डिनोट कर रहे हैं, पहला जीरो है अल्फा और दूसरा जीरो है बीटा। तो सम करेंगे तो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा, है ना। और प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाय ए के। बी क्या है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square. A is the coefficient of x square. तो this the sum of zeros यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल होना चाहिए माइनस बी बाई ए के। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होना चाहिए c बाय ए के, प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए c बाय ए के। अब हमें क्या करना है, हमें ना ये रिलेशनशिप वहां पे वेरीफाई करके दिखाना है कि हाँ सच में ऐसा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए के इक्वल है। तो कोशिश करते हैं इसको करने की। चलिए देखिए जरा। अब सबसे पहले ध्यान देंगे कि मेरे पास पॉलिनोमियल है, क्या मैं पॉलिनोमियल में ए बी और सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ? भाई मैंने कहा ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1। बताओ बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 7। बी क्या है, जो एक्स के साथ क्या है 7। सी कितना है, सी इज द कांस्टेंट टर्म, वो है 10। अब मुझे जो वेरिफिकेशन करना है, मैंने कहा वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। मुझे सबसे पहले वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होना चाहिए माइनस बी बाय ए के। देखिए हम इन्हें इक्वेट नहीं कर रहे, हम लेफ्ट साइड को अलग सॉल्व करेंगे, राइट साइड को अलग सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे लास्ट में इक्वल आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे अल्फा की वैल्यू है -2 प्लस बीटा की वैल्यू है -5 इज इक्वल टू, राइट साइड बाद में ही करते हैं, पहले लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। -2 प्लस माइनस -5 माइनस माइनस प्लस -7 आ रहा है। चेक करो जरा माइनस बी, रे बी की वैल्यू कितनी थी 7, ए की वैल्यू कितनी है 1। बोलो दोनों जगह कितना बन रहा है, -7 बन रहा है, दोनों जगह इक्वल आ रहा है। तो यानी यस हमारा वेरिफिकेशन हो गया कि सम ऑफ जीरोस जो है वो इक्वल होते हैं माइनस बी बाय ए के। ये वेरिफिकेशन वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ सम तो वेरीफाई कर दिया, यहाँ क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हियर वी वेरीफाई सम ऑफ जीरोस, वहां हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस, चलिए करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई कर लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं ये इक्वल होना चाहिए किसके, सी बाय ए, यानी अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, सी बाय ए की। बताइए अल्फा की वैल्यू कितनी है, -2। बताइए बीटा की वैल्यू कितनी है, -5। ये किसके इक्वल होना चाहिए, सी। बोलो सी की वैल्यू 10। बताओ ए की वैल्यू, ए इज 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 टू 10 इक्वल्स टू 10। यस, ये भी इक्वल आ रहे हैं। तो इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमने वेरीफाई कर लिए। एक बार इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब हम हमारा क्वेश्चन भी पूरा कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन पहले था फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम अगर आगे लिख दें, हम लिख दें एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन zeros and polynomial, between zeros and polynomial। ठीक है, तो हमने रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर दिया। अच्छा, इसके लिए तो हो गया, दोनों तरफ इक्वल आ गए। क्या जो बाकी दो पार्ट्स हमने करे उनके लिए भी इक्वल आएगा? चलो अब ये भी चेक कर लेते हैं, यहां भी चेक करेंगे। मैंने कहा वेरिफिकेशन का स्टेप स्टार्ट करते हैं। ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं दोनों जगह, इन दोनों में हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आता है नहीं आता। तो मैंने कहा सम ऑफ जीरोस, ये किसके इक्वल होना चाहिए, -b बाय a। हियर वी आर डूइंग वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल होना चाहिए -b बाय a के। सम मतलब भाई अल्फा प्लस बीटा, दैट शुड बी इक्वल टू -b बाय a। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, नॉट हियर, वी कैन नॉट डू दिस हियर, ये बाद में करना पड़ेगा क्योंकि ये तो दूसरा पॉलिनोमियल है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताओ, इसको देखो, मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी है। हम जानते हैं a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ वाली टर्म 16। बताओ b की वैल्यू कितनी है, b होता है x के साथ वाली टर्म कितना है, 8। बोलो c कितना है, c तो कांस्टेंट टर्म होती है, यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो बोलो c की वैल्यू कितनी हो गई, c की वैल्यू हो गई 0। बताओ x अल्फा कितना है, 0। बीटा कितना है, -1/2। मुझे बताओ प्लस माइनस, माइनस कितना बन गया, -1/2 इज इक्वल टू -b। देखो b की वैल्यू कितनी है, 8 बाय a की वैल्यू कितनी है, 16। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, that should be equal to -1/2, -1/2 is equal to -1/2, hence verified। देखो बिल्कुल सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ रहा है, -b बाय a के इक्वल आ रहा है। इसी तरीके से नाउ विल वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एज वेल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल आना चाहिए c बाय a की। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस that should be equal to c by a, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होना चाहिए c by a के। बोलो अल्फा कितना है सर, 0 है। बोलो बीटा कितना है, -1/2 है। बोलो 0 इंटू -1/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, क्या राइट साइड भी 0 आ रही है? मुझे बताओ c की वैल्यू कितनी है, 0। बोलो a की वैल्यू कितनी है, 16। 0/16 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यस, यस जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है दोनों तरफ, तो वेरीफाई हो गया। अब इसी तरीके से क्या हम इसका भी वेरीफाई कर सकते हैं, चलिए कर देते हैं फटाफट। वेरिफिकेशन। अच्छा, रूट देख के ना घबराना नहीं है कि रूट देखकर भाई हम सोचे मुश्किल होता है, नहीं रूट मुश्किल नहीं होता है। देखिए जरा फटाफट करेंगे। सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है -b बाय a के, यानी अल्फा प्लस बीटा -b बाय a के इक्वल होता है। बोलो अल्फा की वैल्यू कितनी है सर, -√2 है। बोलो बीटा की वैल्यू कितनी है सर, +√2 है। मैंने कहा राइट साइड लिखेंगे, लेकिन पहले इसको सॉल्व करके देखो। -√3 से +√3 कैंसिल, कितना रिजल्ट आ गया, 0। चेक करो क्या राइट साइड भी 0 है।
सर अभी तो हमें ए बी सी की वैल्यू ही नहीं पता है, पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अभी बताओ ए की वैल्यू क्या है? ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट, उसके साथ जो नंबर है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो क्या जीरो ले लूं? नहीं, क्या वैल्यू आएगी? 1। तो ए की वैल्यू कितनी है? 1। अब बी क्या होता है? बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे तो सर एक्स की टर्म ही नहीं है, बच्चे क्या करते हैं ना, इसको देखना है हमें, इसको देखना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 1 है। अभी बच्चे क्या करते हैं ना, -3 लिख देते हैं बी की वैल्यू। अरे नहीं भाई, बी है सिंगल पावर वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट। सिंगल पावर वाली तो टर्म ही नहीं है, जैसे यहाँ पर एक्स था लेकिन यहाँ तो एक्स है ही नहीं, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। आप पुट करके देख लो, माइनस बी कितना है? 0। ए कितना है? 1। बोलो 0/1 कितना होता है? 0। बिल्कुल भाई, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, बिल्कुल इक्वल है, तो हेंस वेरीफाइड। नाउ प्रोडक्ट को भी वेरीफाई करते हैं जल्दी से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भाई ये इक्वल होना चाहिए सी बाय ए के, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल होना चाहिए सी बाय ए के। अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू है -√3, बीटा की वैल्यू है +√3। राइट साइड अभी लिखेंगे। अच्छा मुझे बताइए, बताओ 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 भाई, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बाहर क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। राइट साइड देखिए, सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? -3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 1। बोलिए -3/1 कितना हो जाएगा? -3। बिल्कुल भाई, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, तो यस, हेंस वेरीफाइड कि जो सम ऑफ जीरोस है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। सम ऑफ जीरोस इक्वल होगा किसके? -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होगा? c/a के। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा कि दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहला, जब हमें पॉलिनोमियल गिवन होगा और हमें क्या फाइंड करना होगा? जीरोस। और दूसरा, जब हमें जीरोस गिवन होंगे और क्या फाइंड करना होगा? पॉलिनोमियल। ये अभी हमें आगे पढ़ना है, अभी हमने सिर्फ ये कवर करा है कि जीरोस गिवन है, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, सॉरी पॉलिनोमियल गिवन है, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, हमें जीरोस मिल जाएंगे। जीरोस मिलने के बाद हमें क्या करना है? रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरोस -b/a के इक्वल होना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल होना चाहिए c/a के। एक बार ध्यान से गो थ्रू कर लीजिए, इससे इन दोनों को ध्यान से देख लीजिए। All right, so now we can move to the next type of questions that will be that can be asked in exam. देखिए, अब हमें कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें हमें जीरोस गिवन होगा और पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। इसको ध्यान से समझेंगे। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है जो हमने पहले लिखा है? देखिए, द फॉर्मूला सेज कि भाई जो पॉलिनोमियल है ना, px डिनोट द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल है इक्वल होता है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यहाँ पे ना काफी सारी टर्म्स आ रही है, k आ रहा है, s आ रहा है, p आ रहा है। अब आप ऐसे थोड़े फैमिलियर है, पहले मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन अब आपने पूरा पढ़ लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि s का मतलब क्या है? सम ऑफ जीरोस। भाई सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। नाउ p का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। भाई मैंने इंतजार करा कि पहले आप वो लोग समझ ले, फिर हम इसे कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको दोबारा से किसी दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि जो ये px है ना, ये इक्वल होगा किसके? k एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताओ, s की जगह, s मतलब सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? अल्फा प्लस बीटा इंटू में x, फिर p की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। यानी अब हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें या तो आपको जीरोस गिवन होगा, जीरोस गिवन होंगे, या फिर बहुत आसान कर देंगे, सम और प्रोडक्ट। एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट है, आपको सम ऑफ जीरोस गिवन है और क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को और समझते हैं कैसे करने हैं। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। अच्छा, वहां पे के का मतलब नहीं बताया मैंने आपको। आपको के का मतलब अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो के मतलब के इज बेसिकली अ कांस्टेंट
that we'll be requiring when we get the sum of zeros or the product of zeros in fractions. देखेंगे उस पे भी. फिलहाल write a question, write down a question. Find a polynomial, find a polynomial whose sum and product of zeros, whose sum and product of zeros are -3 and 4 रिस्पेक्टिवली. कि जो सम ऑफ जीरोस है वो -3 है और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो 4 है. तो मैंने कहा कि भाई हम जानते हैं जनरल पॉलिनोमियल क्या है, px इज इक्वल टू k x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. सो px इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर एस. आप मुझे बताइए हमने s क्या है, s हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना है -3. तो s की जगह वी कैन राइट -3, बाहर हमने लिखा x, p इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डायरेक्ट हमें गिवन है कितना है 4. तो k एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस का 4. सर यहाँ पे k का मतलब क्या है ना, जब आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट k की वैल्यू कितना पुट करेंगे 1. यू विल राइट पुट k इज इक्वल टू 1. k हमारी मर्जी, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं. पुट k इज इक्वल टू 1 एज पर आवर रिक्वायरमेंट. तो हम 1 पुट कर देंगे तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा. तो दिस विल बी योर आंसर. अच्छा, अब अगर k नहीं होता तो कोई इंपैक्ट थोड़ा ना पड़ता, तो भी सेम रिजल्ट आता कि सर हम ना अगर यहाँ पर k ना कंसीडर करके चलें तो क्या फर्क पड़ेगा. लेकिन फर्क ये पड़ेगा एग्जाम में ना आपके रिप्रेजेंटेशन के मार्क्स काटे जाएंगे. तो आपको k लेकर कंसीडर कर कर चलना ही चलना है. When we'll move further to the next question, k का एक अलग यूटिलाइजेशन भी आएगा that you will be understanding while we do the next part. Let's move it here and write down the next question. The next question is find a polynomial. इस बार फ्रैक्शन में ले लेते हैं. Find a polynomial whose sum and product of zeros are, let's consider, are -1/3 and -1/4 रिस्पेक्टिवली. दोनों को फ्रैक्शन में ले लेते हैं. हो सकता है कोई एक फ्रैक्शन में आए, हो सकता है दोनों फ्रैक्शन में आए, हो सकता है दोनों पॉजिटिव आए, हो सकता है दोनों नेगेटिव आए, कोई एक पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. ठीक है. सो लेट्स डू द सॉल्यूशन वाला पार्ट. So we have s is equal to -1/3 and p is equal to -1/4. We know that general polynomial is given by px is equal to k times x square minus sx plus p. अच्छा, k x square minus s. अब बताइए s की वैल्यू कितनी है, -1/3 है सर. आप -1/3 लिख दीजिए. बोले p की वैल्यू कितनी है, -1/4 है, तो यहाँ लिख दीजिए -1/4. वैल्यूज पुट करी, k x square माइनस माइनस प्लस 1/3 -1/4. अब देखिए डिनोमिनेटर तो अलग अलग है, 1 है, 3 है, 4 है, डिनोमिनेटर अलग आ रहा है. जब डिनोमिनेटर अलग होता है तो हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं. इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा भाई, 12 आएगा. पहले 1 था, अब 12 हो गया, यानी किससे मल्टीप्लाई हुआ, 12 से. तो न्यूमिनेटर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 12 से. 12 इंटू एक्स स्क्वायर 12x स्क्वायर. पहले 3 था, 3 के टेबल में यहाँ पर हमने x छोड़ दिया, विल बी हैविंग x हियर. पहले 3 था, अब 12 हो गया. 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 4 पे. तो न्यूमिनेटर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, 1x इंटू 4 4x. 4 के टेबल में 12 3 पे आता है, ऊपर भी 3, 3 1 जा 3. अब मुझे ना फ्रैक्शन में नहीं चाहिए वैल्यू. मैंने कहा व्हाट इज के, कि कोई भी कांस्टेंट है, हमारी मर्जी है जो हम पुट करना चाहते हैं. तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 12 नहीं चाहिए मुझे. तो मैं क्या करूंगा, मैं k की एक ऐसी वैल्यू पुट कर दूंगा, मैं k की एक ऐसी वैल्यू पुट कर दूंगा जिससे ये 12 कट जाए. मैंने कहा पुट k इज इक्वल टू 12. इन शॉर्ट जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है आप वही वैल्यू पुट कर दो सीधा. तो डिनोमिनेटर में 12 आ रहा था तो k की जगह लिखा 12. सो दैट बिकम्स 12 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 और डिनोमिनेटर में 12.
12 से 12 कैंसिल, तो हमारा पॉलिनोमियल बन गया 12x² प्लस का 4x माइनस का 3। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, लेकिन बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये तो हमने आज जितना भी डिस्कस करा या एनसीईआरटी का डिस्कस करा। अब देखो, मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन अपनी साइड से दूं और मैंने कहा कि क्वेश्चन लिखो फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are 2 plus minus root 3। 2 plus minus रूट 3। पहली बात तो हमें सम और प्रोडक्ट नहीं गिवन, जीरोस गिवन है। और कैसे गिवन है? 2 प्लस माइनस रूट 3। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा भाई सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। भाई हम जानते हैं दो जीरोस होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। पहले एस और पी डायरेक्ट गिवन था तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे थे। इस बार डायरेक्ट नहीं गिवन है, इस बार कह रहा है जीरोस गिवन है, एस और पी खुद से निकालो। तो मैंने कहा मैं जानता हूं एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो क्या होगा, बीटा। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या है? क्या ये ऐसे है कि ये 2 हो जाएगा, ये प्लस माइनस रूट 3? नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब है आप एक बार यहाँ पे लेंगे प्लस और एक बार यहाँ पर लेंगे माइनस, एक बार लेंगे प्लस, एक बार लेंगे माइनस। अब मुझे पता है कि अगर मुझे पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो सर मेरा पॉलिनोमियल होता है px इज इक्वल टू x² माइनस sx प्लस p। और सर मैं ना बाहर k लगाता हूं, यहाँ पे मैं बाहर k लगाता हूं। तो मुझे तो पहले s चाहिए, मैंने कहा s क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। मैंने कहा प्लस करके देख लो ना, 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 से माइनस रूट 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 4। ऐसे ही p क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा टाइम्स बीटा। अल्फा इज 2 प्लस रूट 3, बीटा इज 2 माइनस रूट 3। when we multiply them identity बन रहा है a plus b a minus b, so that will be a square minus b square, square of 2 is 4, square of root 3 is 3, तो p कितना आ गया 1। as simple as this। जब हमें s और p डायरेक्ट गिवन था तो we were just putting the values and calculating the finding out the polynomial। now when s and p are not given, so we will be given with the zeros। now once we are having the zeros, so we'll find the sum of zeros, we'll find the product of zeros। once we get the value, we'll put it in the general polynomial। now let's do the step of putting। so px is equal to k times x square minus s। what is s? 4, तो 4 times x। what is p? 1 बन गया। अब आप गैस कर सकते हैं k की क्या वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ रहा है तो k की वैल्यू क्या पुट करेंगे, k की वैल्यू पुट करेंगे 1। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है तो सब कुछ सेम रहेगा, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ये तो एक इंट्रोडक्शन है कि किस टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आज की क्लास में हमने एनसीईआरटी वाले कंसेप्ट पर बहुत ज्यादा फोकस किया था, रादर देन कि हम ऐसे कंसेप्ट पर फोकस करें जो एनसीईआरटी से ना हो और एक्स्ट्रा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे उसमें हम एक्स्ट्रा पार्ट्स के बारे में कंसीडर करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में कंसीडर करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप देखेंगे पॉलिनोमियल में से एनसीईआरटी में से थोड़ा सा कम पोर्शन रहता है और बाहर से थोड़ा सा ज्यादा पोर्शन रहता है। दैट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट पार्ट। दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय, कीप स्टडिंग।